वर्क क्या होता है, वर्क, और कब कहा जाता है कि वर्क होगा और कब कहा जाएगा कि वर्क नहीं होगा। ठीक है, तो कोई भी ऑब्जेक्ट है उस पर अगर हम फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है, और फोर्स लगाने से उस बॉडी में डिस्प्लेसमेंट हो जाए, वो भी किधर की डिस्प्लेसमेंट, इन द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड फोर्स। अगर डिस्प्लेसमेंट होता है तो कहा जाता है कि वर्क इज डन। इफ वी अप्लाई अ फोर्स ऑन एनी ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट gets displaced in the direction of the applied force, then it is said to be work is done। आप कहोगे कि अगर अप्लाइड फोर्स के डायरेक्शन में ना हो तो क्या वर्क डन नहीं होगा, तो उसमें जो है अगर डिस्प्लेसमेंट होगा ही नहीं तो वर्क डन जीरो होगा। अब दीवार पर तुम फोर्स लगा रहे हो, हम बोर्ड पर फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है, लेकिन बोर्ड नहीं खिसक रहा, ये दीवार नहीं खिसक रही है, तो यहाँ अप्लाइड फोर्स तो है, उसका कुछ ना कुछ मैग्नीट्यूड है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट नहीं होने के कारण वर्क डन जीरो हो जाएगा। ठीक है, और उसके अलावा इसमें जो वर्क डन का जो फॉर्मूला होता है, जैसे कि अगर वर्क डन को W से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका SI यूनिट जूल होता है, और इसको शॉर्ट फॉर्म में कैपिटल J लिखते हैं, और इसका फॉर्मूला जो होता है वर्क डन का, अप्लाइड फोर्स का मैग्नीट्यूड अगर F हो और डिस्प्लेसमेंट जो है वो क्या हो, S या D या X, कई सारे टर्म्स माना जाता है, S मान लिया जाए, और यहां पर अगर सेम डायरेक्शन में हो रहा है तो कोई बात नहीं, लेकिन हमने कहा कि अगर अप्लाइड फोर्स के डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट ना होकर के कुछ एंगल बनाते हुए होता है तो यहां पर आता है Fs cos थीटा। ठीक है, जहां पर ये Fs cos थीटा, थीटा क्या होता है, थीटा इज द एंगल बिटवीन द अप्लाइड फोर्स and the displacement। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट। जैसे इस तरह से अगर कोई ऑब्जेक्ट यहां पर है और इस पर क्या हुआ कि ये फोर्स लगाया गया, अब फोर्स का डायरेक्शन अगर इस तरह से है, जैसे कभी कभी क्रिकेट में जो बॉल होता है उसको हिट किया जाता है ना, तो बॉल जो है ऊपर उछल के तब दूर जाके गिरता है, या फिर फुटबॉल खेलते हो तब भी मारते हो तो वो भी जाकर कहीं दूर ऐसे जाके गिरता है, तो उसका एक्चुअल में डिस्प्लेसमेंट तो इधर कहीं पे होगा, इस डायरेक्शन में, कहीं मान लो इधर दूर जाके गिरा तो डिस्प्लेसमेंट तो ये हुआ, डिस्प्लेसमेंट तो ये हो गया। ठीक है, लेकिन फोर्स हमने इधर लगाया तो अप्लाइड फोर्स के डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ, तो उस कंडीशन में क्या किया जाता है ना, इसका कंपोनेंट लिया जाता है। कंपोनेंट का मतलब इस फोर्स F को वर्टिकल डायरेक्शंस में इसका कंपोनेंट क्या है, कितना फोर्स लग रहा है, और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितना लग रहा है, मतलब इसको दो पार्ट में ब्रेक कर देते हैं। तो इधर की तरफ आता है, अगर ये एंगल, ये डिस्प्लेसमेंट यहां पर S मान लिया जाए, S डिस्प्लेसमेंट S मान लिया जाए, अप्लाइड फोर्स F मान लें, और इनके बीच का एंगल थीटा मान लिया जाए, तो थीटा के सामने वाली साइड को परपेंडिकुलर कहा जाता है, और ये होता है बेस। तो यहां से अगर हम बात करें, ये मान लेते हैं B पोजीशन पे खिसक गया है, इसको अगर हम कुछ P और Q मान लेते हैं, इस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया। राइट एंगल ट्रायंगल पढ़े होगे कि नहीं पढ़े हो? राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है, राइट एंगल के अपोजिट साइड को हाइपोटेन्यूज कहा जाता है। ठीक है, राइट एंगल के अपोजिट साइड को हाइपोटेन्यूज कहा जाता है, और जो भी बाकी के जो दो एक्यूट एंगल बचते हैं उसमें से जो भी एक्यूट एंगल लेते हैं उसके अपोजिट साइड को परपेंडिकुलर बोलते हैं। ये परपेंडिकुलर हो गया, और रिमेनिंग साइड जो है बेस कहलाता है। ये 90 डिग्री है तो 90 का अपोजिट साइड यहाँ पर ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगा, ये हाइपोटेन्यूज होगा।
और इसमें रिलेशन साइन कॉस टैन अगर नहीं पढ़े हो तो साइन कॉस टैन सब क्या होता है, ये एक तरह का रेशियो होता है किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल के, उसके जो आर्म्स होते हैं उसकी जो साइड्स होती हैं और उनके जो एक्यूट एंगल बनते हैं उनके बीच का रिलेशन। द रिलेशन बिटवीन साइड्स ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल एंड एक्यूट एंगल इज कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो। ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो TR शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, TR, ये ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो, और ये टोटल 6 होते हैं। ये ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो होता है, ठीक है। और इसको 6 टाइप से रिलेशन दिखाते हैं। एक होता है जैसे साइन, कॉस, टैन, और साइन का उल्टा होता है कॉसेक, कॉस का उल्टा होता है सेक, ठीक है, और कॉट, टैन का उल्टा होता है कॉट। तो ये टोटल 6 तरह से रिलेशन दिखा सकते हैं। ये 6 ही जो है TR होता है, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो होता है। 10th क्लास में ज्यादा डिटेल्स पढ़ना है, हम लोग इस चीज को 8th में ही पढ़े थे पहले का सिलेबस में, ठीक है। तो हम लोग पढ़ाई के हैं तो वही पूरा ट्रिग्नोमेट्री जो तुम लोग का 10th में पढ़ने को मिल रहा है तो पूरा 8th में पढ़े थे। और जो इस समय 11th में है, 11th 12th में ट्रिग्नोमेट्री 11th वाला, तो वो पूरा जो है हम लोग पढ़ लिए थे 9th में, ठीक है। लेकिन अब धीरे धीरे सिलेबस इतना इजी हो गया कि मतलब क्या बताया जाए। तो ये सब जो क्या है, साइन कॉस टैन सेक कैसे होता है, इसमें ना एक याद करने का तरीका है, अपना जैसे भी करना हो कर लेना। जैसे हिंदी में भी समझ सकते हैं, इंग्लिश में भी समझते हैं, ठीक है। पहले लिख देते हैं फिर बताते हैं। ये होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, ये होता है बेस बाई हाइपोटेन्यूज, और ये होता है परपेंडिकुलर बाई बेस। और जस्ट इसी का रेसिप्रोकल कर देना है। ये साइन का रेसिप्रोकल कर दो कोसाइन, यानी H बाई P। कॉस का रेसिप्रोकल H बाई क्या B। और कॉट का रेसिप्रोकल होता है टैन का रेसिप्रोकल, तो ये हो जाएगा, या P बाई B था तो B बाई P, ये होता है, ठीक है। तो इसमें एक याद करने का तरीका है, ये पाकिस्तान भूखा प्यासा, इसे लिख देता हूं, पाकिस्तान भूखा, कहां है ये 2 जगह क्या लिखा है मैंने, ये B है ना, B, हाँ, पाकिस्तान भूखा प्यासा और हिंदुस्तान हरा भरा, ठीक है। तो ऐसे याद हो जाएगा। पाकिस्तान भूखा प्यासा का मतलब ये है कि ये P से परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, ये हो जाता है साइन थीटा की वैल्यू। और यहाँ B बाई H आता है तो ये क्या होता है, ये होता है B बाई H। और यहाँ P बाई B लिखते हैं तो वो हो जाता है कॉट, ठीक है। ये केवल याद करने का तरीका है, और किसी कंट्री या किसी को ठेस पहुंचाने का मतलब नहीं है, तो ये याद कर सकते हैं इसे। साइन थीटा कॉस थीटा टैन थीटा याद नहीं होता है, इसलिए इसको ऐसे याद कर सकते हो कि पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, ठीक है, ऐसे हो जाएगा। और भी लोग याद बताते हैं, एक लाल बटे कक्का भी होता है, लाल बटे कक्का, ठीक है। लाल बटे कक्का क्या है, लाल बटे कक्का ये है कि ये जो परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज होता है ना, इसको हिंदी में कर्ण बोला जाता है, कर्ण सबसे बलशाली था। तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में सबसे बड़ी साइड हाइपोटेन्यूज ही होती है, तो इसको हिंदी में कर्ण बोला जाता है। परपेंडिकुलर को हिंदी में लंब बोला जाता है, और इसको बोला जाता है आधार। इसको क्या बोलते हैं, आधार, ठीक है। तो ये लाल बटे कक्का का मतलब ये लंब बटे कर्ण, लंब यानी कि परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, और ये आधार बटे कर्ण यानी बेस बाई हाइपोटेन्यूज। और
एल से क्या हो गया, लंब बटे आधार यानी परपेंडिकुलर बाई बेस। ये लाल बटा कक्का से भी याद रख सकते हो और इससे भी याद रख सकते हो, तुम लोगों की इच्छा। मगर ये जरूरत पड़ेगा 10th में। और अभी यहाँ क्यों बताया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर हमने जो वर्क का फॉर्मूला लिखा है डायरेक्ट फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट लिख देता, लेकिन वहां पर बात आती है कि हर बार जो फोर्स लगता है वो कोई जरूरी नहीं कि परपेंडिकुलर डायरेक्शन, मतलब वो जिधर फोर्स लगा रहे हैं उधर ही ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस हो, ये जरूरी नहीं है। जैसे हमने कहा कि फुटबॉल को किक करते हैं तो वो क्या होता है, कभी कभी ऐसे जाकर देता है, ठीक है। या फिर क्रिकेट बॉल का भी हो गया एग्जाम्पल। तो वहां पर फिर हम तो जो फॉर्मूला बताएंगे कि नहीं वैसे ही फोर्स के डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट हो तो उसको तो निकालना पड़ेगा, ठीक है। दो तरीका है, या तो जिधर फोर्स लग रहा है उधर इसका कंपोनेंट इधर निकाल लिया जाए, या जिधर डिस्प्लेसमेंट है उस डायरेक्शन में फोर्स का कंपोनेंट निकाल लिया जाए। तो डिस्प्लेसमेंट इधर हुआ है तो इसलिए मैं क्या कर रहा हूं, इस फोर्स का कंपोनेंट ए बी के डायरेक्शन में निकाल रहा हूं कि किधर कितना होगा। अब वो कैसे निकलेगा, ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेन्यूज है, ये तो बता ही दिया। अब जरा इसको समझ लेते हैं। अगर हम ए क्यू की वैल्यू निकालना चाहे तो इस ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल ए पी क्यू में ए क्यू बेस है, ए क्यू क्या है, बेस, और ये क्या है, हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज ही दिया हुआ है, हाइपोटेन्यूज की ही वैल्यू ये जो है एफ दिया है। जो हमने इस पे फोर्स लगाया, चाहे किक किया या फिर अगर बैट से हिट किया बॉल को, तो इस डायरेक्शन में लगा और तब ये जाकर के इधर कहीं गिरा है। तो डिस्प्लेसमेंट और जेंटल डिस्प्लेसमेंट तो ये हुआ, लेकिन फोर्स इधर लगा। तो हमको ये मतलब फोर्स ही दिया है, इस फोर्स का ही कंपोनेंट ए क्यू डायरेक्शन में निकाला है यानी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। तो यहां पर ए क्यू बेस है और बेस बाई, अगर हम बेस बाई हाइपोटेन्यूज लिख दें यानी कि ये एपी लिख दें इस फिगर के अकॉर्डिंग, तो ये बेस बाई हाइपोटेन्यूज क्या होता है, यहां लिखा हुआ है बेस बाई हाइपोटेन्यूज, बेस बाई हाइपोटेन्यूज कॉस होता है, तो ये लिख दिया जाएगा यहाँ पे कॉस थीटा। और इसे ए क्यू निकालेंगे तो एपी इंटू कॉस थीटा आएगा, और एपी की जो वैल्यू है वो एफ है, तो ये एफ कॉस थीटा हो गया। तो ए क्यू आ गया हमारे पास एफ कॉस थीटा। कहने का मतलब इधर जो है डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में जो फोर्स का कंपोनेंट निकला ना, ये फोर्स का कंपोनेंट हमारे पास निकल के आ गया एफ कॉस थीटा। और हमारा वर्कडन का डिफिनेशन क्या था कि अगर हम क्या करते हैं, किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई करते हैं और फोर्स के ही डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होता है, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के प्रोडक्ट को वर्कडन कहते हैं, ठीक है। तो फोर्स हमारा आ गया डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में एफ कॉस थीटा, ये हमारा टोटल फोर्स निकला, और डिस्प्लेसमेंट है एस, तो हम इस फोर्स में डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि एफ कॉस थीटा में एस से मल्टीप्लाई करेंगे तो एफ एस कॉस थीटा आ जाएगा। इसलिए वर्कडन का फॉर्मूला होता है W इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा, ठीक है। इस डिस्प्लेसमेंट को तुम डी भी मान के कर सकते हो, लेकिन मैंने एस माना है, समझ में आया। तो अब इसका डिफिनीशन लिखते हैं, और ये कहां से आया कैसे आया ये ध्यान देना है, ठीक है। ये किस तरह से ये डेरिवेशन कहां से आता है, एफ एस कॉस थीटा या एफ डी कॉस थीटा, कहीं कहीं एक्स भी मान के किया है, तो एफ एक्स कॉस थीटा कैसे आया, तो ये समझने वाली बात है, ठीक है। तो पहली बात तो डिफिनीशन लिख लेते हैं, वर्क की फॉर्मूला लिख देते हैं, यूनिट लिख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद इसमें वर्क का जो टाइप्स होता है, कितने तरह के ये वर्क डन होते हैं उसको जानेंगे। इसमें 3 तरह का वर्क डन होता है, ये एंगल पे ही डिपेंड करता है। एक होता है हमारा पॉजिटिव वर्क डन, दूसरा होता है निगेटिव वर्क डन, और तीसरा होता है जीरो वर्क डन, ठीक है। पॉजिटिव, निगेटिव एंड जीरो वर्क डन, 3 तरह के वर्क डन होते हैं, और इस एंगल के बेसिस पे ही हम लोग इनका वैल्यू निकालेंगे। वर्क डन कब जीरो हो सकता है ये भी कंडीशन जानेंगे, और उसके लिए एग्जांपल क्या होगा। तो पहले डिफिनीशन लिखो, when force is applied
work की definition. When force is applied on an object, when force is applied on an object and object gets displaced, gets GTS, gets displaced, displaced ED लग जाएगा, in the direction of applied force, in the direction of applied force, then it is said to be, then it is said to be work is done, then it is said to be work is done. फुल स्टॉप के बाद लिखना है अगली लाइन में, द मैग्नीट्यूड ऑफ द वर्क डन, आगे, द मैग्नीट्यूड ऑफ द वर्क डन is equal to the magnitude of the work done is equal to the product of magnitude of the force, magnitude of the force and the magnitude of the displacement, the magnitude of the displacement, the magnitude of the displacement in the direction of applied force, in the direction of applied force. पैराग्राफ चेंज करके लिखा जाएगा, let F, capital F be the, let capital F be the, capital F be the applied force on the object, let capital F be the applied force on the object, applied force on the object, and S, a small s, be the, a small s be the displacement in the direction of applied force, displacement in the direction of applied force, applied force. Then work done is, इसके बाद ये लिख लेना, W इक्वल टू F इंटू S, S स्मॉल मान सकते, स्मॉल कैपिटल ही मान सकते, W इक्वल टू F इंटू S लिख गया। उसके बाद लिखना है यूनिट ऑफ वर्क, यूनिट ऑफ वर्क या वर्क डन होगी, यूनिट ऑफ वर्क, यूनिट ऑफ वर्क में लिखना है न्यूटन मीटर और जूल, न्यूटन मीटर, एन कैपिटल एम स्मॉल में न्यूटन मीटर, क्योंकि फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है, डिस्प्लेसमेंट का मीटर होता है, उसी 1 न्यूटन मीटर को 1 जूल कहा जाता है। तो न्यूटन मीटर और जूल, जूल का स्पेलिंग याद ध्यान देना, बोर्ड पर लिखा हूं यहाँ पे, यूनिट ऑफ वर्क डन इज न्यूटन मीटर और जूल।
इसमें एक लाइन लिख लेना, वेयर 1 न्यूटन मीटर इक्वल टू 1 जूल। 1 न्यूटन मीटर को ही 1 जूल कहा जाता है। ठीक है, इसके कुछ स्मॉलर यूनिट्स भी होते हैं। तो स्मॉलर यूनिट्स क्या होते हैं? ये एसआई यूनिट से होता है, जूल होता है। वर्क का एसआई यूनिट क्या होता है? जूल। लेकिन इसका सीजीएस यूनिट, सीजीएस समझते हो? यानी कि जब हम लोग लेंथ को सेंटीमीटर में, मास को ग्राम में और टाइम को सेकंड में लेते हैं, तो उस समय इसका जो सीजीएस यूनिट होता है वर्क का, वो होता है अर्ग। क्या होता है? अर्ग। तो अगली लाइन में लिख लो, द सीजीएस यूनिट ऑफ वर्क डन इज, द सीजीएस यूनिट, CGS, the CGS unit of work done is org। org का स्पेलिंग होता है ERG। इसमें लिख लेना है where 1 जूल इक्वल टू 10 to the power 5 अर्ग। 1 जूल जो होता है 10 to the power 5 अर्ग के इक्वल होता है। Where 1 जूल इक्वल टू 10 to the power 5, ये 5 है, 5 अर्ग, PRG। अगली लाइन में लिखना है, लास्ट लाइन, वर्क डन इज अ स्केलर क्वांटिटी, या वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी। वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी। हाँ, वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी। वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी। हो गया? अच्छा, अभी जो हमने डिफिनीशन लिखाया कि जब हम लोग क्या करेंगे, किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाएंगे और ऑब्जेक्ट अप्लाइड फोर्स की डायरेक्शन में ही डिस्प्लेस होगी, तो वर्क डन का फॉर्मूला है W=F×S। लेकिन हमने यही समझाया था, जब पढ़ा रहे थे तो हमने यही कहा था कि अगर सेम डायरेक्शन में ना हो तब क्या होगा। उस कंडीशन के लिए ये जो बोर्ड पर मैंने बनाया है, कहो तो मिटा के फिर से बना दे, तो ये डायग्राम बनेगा और ये जो है इसमें लिखा जाएगा कि W=Fs cos थीटा होता है। ठीक है, इसको फिगर अगर कुछ गंदा लग रहा तो मिटा देता हूं। हमने लिखा है वर्क डन व्हेन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर नॉट इन द सेम डायरेक्शन। तो उस कंडीशन में बोर्ड पर जो फिगर बना है इसको बनाना है। ठीक है, और थोड़ा सा लैंग्वेज बोल रहा हूं, इस फिगर के बारे में लिख लेना है। ठीक है, जब तो बना दिया था, चलो 2 मिनट टाइम दे रहे हैं, बना रहे हैं। आपने ये लिखा कि वर्क डन व्हेन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर नॉट इन द सेम डायरेक्शन। तो जब सेम डायरेक्शन में नहीं होगा उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, फोर्स का कंपोनेंट डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में या डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट फोर्स के डायरेक्शन में निकाल सकते हैं। इसका अगर कंपोनेंट निकालना होता तो यहां से इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते, तो इधर आ जाता S cos थीटा और F रहता। ठीक है, तो दोनों तरीका है, चाहे S से इस पे परपेंडिकुलर डाल करके और इसको हाइपोटेन्यूज बना दो, और मैंने F का कंपोनेंट लिया है, यानी F से इस पे S पे डाला परपेंडिकुलर, तो ये 90 बनेगा। 90 का अपोजिट साइड होता है हाइपोटेन्यूज। जिसका भी कंपोनेंट लेना होता है ना, उसको राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज मिलाते हैं। हाइपोटेन्यूज तभी बनेगा जब वो 90 डिग्री का अपोजिट साइड होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका अपोजिट साइड, ये इसका अपोजिट साइड हो गया, ये 90 डिग्री है तो इसका अपोजिट साइड हाइपोटेन्यूज हो गया। और जब ये हाइपोटेन्यूज बन गया तो हमारे पास पता है थीटा, यानी एक एंगल और दूसरा हाइपोटेन्यूज। हमें बेस चाहिए, तो बेस के लिए यहां पर हमने ट्रायंगल APQ में हमने लिख दिया
कि ए क्यू बाई ए पी इक्वल टू कॉस थीटा, यानी बेस बाई हाइपोटेन्यूज जो होता है कॉस थीटा होता है। बेस ए क्यू चाहिए था, एपी से उधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा और एपी की वैल्यू है एफ कॉस थीटा। तो इस तरह से हमारे पास फोर्स एफ का एस डायरेक्शन में कंपोनेंट एफ कॉस थीटा आ गया, और एस पहले से था ही, तो वर्क डन का फॉर्मूला ये हो जाएगा। ठीक है, तो लिखो तो इसमें फिगर बन गया। उसके बाद की कहानी, लेट फोर्स एफ, लेट फोर्स एफ, लेट फोर्स एफ कहाँ लिखा, ये यहाँ पे जो है, लेट फोर्स एफ इज नॉट, let force F is not in the direction of applied force एक सेकंड, let force F is not in the direction of डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि फोर्स तो एफ है ही। लेट फोर्स एफ इज नॉट इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ये लिखना है। एंड द एंगल बिटवीन अप्लाइड फोर्स and the displacement, and the angle between applied force and the displacement is theta, लिख लिया। therefore यानी वो since और therefore वाला therefore the component of हाउसिंग आगे लिखो, द कंपोनेंट ऑफ फोर्स, द कंपोनेंट ऑफ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, द कंपोनेंट ऑफ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज एफ कॉस थीटा, इज एफ कॉस थीटा। यहां बोर्ड पर लिखा है एफ कॉस थीटा, ये कंपोनेंट निकला डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में, लिख लिया। फिर के बाद अगली लाइन में लिखोगे देयरफॉर बाय द डेफिनेशन ऑफ वर्क डन, देयरफॉर बाय द डेफिनेशन ऑफ वर्क डन, बाय द डेफिनेशन ऑफ वर्क डन, W इक्वल टू फोर्स के जगह पर यहां लिखा जाएगा एफ कॉस थीटा, एक ब्रैकेट में रहेगा, और इनटू एस, एस स्मॉल कैपिटल दोनों में कोई भी लिख सकते हो। ठीक है, लिख लिया। फोर्स के जगह पर फोर्स का कंपोनेंट लिख लिया एफ कॉस थीटा इंटू एस, और करके, और W इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा, ये फॉर्मूला हो जाएगा। W इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। अब नेक्स्ट हेडिंग रहेगा टाइप्स ऑफ वर्क डन, टाइप्स ऑफ वर्क डन। टाइप्स ऑफ वर्क डन में लिखना है देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ वर्क डन, देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ वर्क डन। बोर्ड पर लिख दिया है। फर्स्ट लिखो पॉजिटिव वर्क डन, सेकंड नेगेटिव वर्क डन, एंड थर्ड जीरो वर्क डन। अब तीनों को हम डिफाइन करेंगे और तीनों का एग्जाम्पल देंगे कि कब पॉजिटिव वर्क डन होता है, कब नेगेटिव होता है, कब जीरो होता है। ठीक है,
डिप्लेशन और एग्जाम्पल और उसके कंडीशंस, कंडीशन क्या होगा, इस सब का हो गया ना। थीटा जो था एंगल था किसके किसके बीच का, अप्लाइड फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का। तो अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम डायरेक्शन में होता, जैसे यहां पर इस टाइप का कोई ऑब्जेक्ट लिया और इस पर हमने क्या किया, एक फोर्स F लगाया और ये बॉडी जो है इधर ही खिसक के चली आई, ये डिस्प्लेसमेंट यहां से यहां तक x हो गया। सेंटर ऑफ मास से इसका डिस्टेंस लिया जाता है, इसीलिए ऐसे लिखा। तो बताओ ये जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा उसी डायरेक्शन में ये डिस्प्लेस भी हुई ना, इनके बीच का एंगल क्या हुआ, कितना रहेगा, 0। एक लड़का बता रहा है तो 0 ही रहेगा ना, जब दोनों सेम डायरेक्शन में है तो उनके बीच का क्या एंगल, 0। दो पैरेलल डायरेक्शन होता है तो भी उनके बीच का एंगल कितना, 0, तो ये 0 ही रहेगा। देखो यहाँ पे हमने कहा कि जब पॉजिटिव वर्क डन होगा तो इसका कंडीशन ये होगा कि दोनों सेम डायरेक्शन में होगा, यानी इनके एंगल जो होंगे, एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट 0 डिग्री होगा, ठीक है। तो यहाँ पे थीटा जो हो जाएगा 0 डिग्री होगा, और जब 0 होगा तो cos 0 की वैल्यू होती है 1। cos 0 कितना होता है 1, तो वर्क डन इक्वल टू हो जाएगा F इंटू एस, और cos 0 की वैल्यू यहाँ 1 होगा तो ये Fs आ जाएगा। तो पॉजिटिव वर्क डन में वर्क डन का फॉर्मूला था W इक्वल टू Fs, ठीक है। तो यहाँ एक लाइन लिखो, जरा बोल रहा हूं, ज्यादा नहीं लिखना है, हो गया है सब। लिखो when applied force and displacement, when applied force and displacement are in the same direction, then the work done is called positive work done. Then the work done is called positive work done. In this case, full stop लगा के मैं लिख दो, in this case the angle between F and S यानी force and displacement, in this case the angle between force F and displacement S, जिसको आता है वो F and S लिख लो, is 0 degree, angle between force and displacement is 0 degree। लिख लिया। Therefore बोर्ड पर लिखा हुआ है, therefore cos theta equal to cos 0 degree equal to 1 and work done equal to हो जाएगा एंड करके वर्क डन W इक्वल टू, बोर्ड पर जो लिखा है सब लिख लो। बैलगाड़ी जो होता है ना, बैलगाड़ी, तो उसमें जो है बैल जो होते हैं अपने वो काट के जो पुल करते हैं, पॉजिटिव वर्क डन है। या फिर लिफ्टिंग अ बैग, ऊपर हम बैग उठा रहे हैं वर्टिकल डायरेक्शन में, तो हम फोर्स भी ऊपर लगा रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर हो रहा है, पॉजिटिव वर्क डन, ठीक है। पुलिंग द ट्रेन बाय इट्स इंजन इज ऑल्सो पॉजिटिव वर्क डन, क्योंकि इंजन आगे की ओर, हाँ एक लिख लो एग्जाम्पल, पुलिंग एग्जाम्पल में, हाँ बाकी लिख लेना, पुलिंग द कार्ट CART by the
ऑक्सेन, बैलगाड़ी वाला है ना, पुलिंग द कार्ट बाय द ऑक्सेन इज एग्जाम्पल ऑफ पॉजिटिव वर्क डन। बगल में देखो क्या बोले, is the example of positive work done because pulling force and displacement both are in the same direction, because pulling force and displacement both are in the same direction। एक दूसरा लिख लो, दूसरा और लास्ट, बस इसके बाद में लिखना है। लिफ्टिंग अ बैग इन द वर्टिकल डायरेक्शन, लिफ्टिंग अ बैग इन द वर्टिकल डायरेक्शन बाय आवर हैंड्स, हाथ से ही लिख लो, किसी भी चीज से दिखा सकते हैं, बाय आवर हैंड। lifting a bag in the vertical direction by our hands। ठीक है, हाथ से कोई चीज बैग उठा रहा है वर्टिकल डायरेक्शन में, तो हमारा पुलिंग फोर्स भी ऊपर लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर हो रहा है, इसलिए पॉजिटिव वर्क डन। ठीक है, लेकिन अगर ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट देखोगे तो नेगेटिव वर्क डन हो जाएगा, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट ऊपर हो रहा है, तो नेगेटिव वर्क डन ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। अब बाई हैंड जो हम पुल कर रहे हैं वो पॉजिटिव वर्क डन। ठीक है, फ्रिक्शन जैसे होता है ना, फ्रिक्शन, अब क्लोज कर लो, कोई दिक्कत नहीं। फ्रिक्शन जो होता है, फ्रिक्शन नेगेटिव वर्क डन का एग्जांपल, क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा क्या करता है, मोशन को अपोज करता है, तो वो पीछे की ओर लगता है, अब वो बॉडी जो है आगे की ओर मोशन करती है, तो नेगेटिव वर्क डन का एग्जांपल। और एक पुली वाला कंडीशन है, पुली डज नॉट वर्क, तो वो समझाएंगे इसके बाद।